नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है मास्क। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए आज के शो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को चीन ने अल्टीमेटम दे दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को 6 महीने का वक्त दिया है। चीन को उसके सामने ये शर्त रखी है कि अगर पाकिस्तान इन 6 महीनों में बलोच विद्रोहियों पर लगाम नहीं लगा पाया तो वो उसे आर्थिक मदद देना बंद कर सकता है। लिहाजा इमरान खान अब अपनी साख को दांव पर रखकर बलोच विद्रोहियों से संवाद करने जा रहा है। तहरीक में लगे हुए हैं, मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। बलूचिस्तान में इमरान का आत्मसमर्पण। चीन ने दिया 6 महीने का अल्टीमेटम। बलोच विद्रोहियों से संवाद करेंगे इमरान। आतंक नीति को आत्मसात कर चुके आतंकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए बलूचिस्तान में विद्रोह की ज्वाला परेशानी का सबब बनी हुई है। लगभग हर रोज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की नापाक फौज पर बलोच लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है। कभी पाकिस्तान सेना के काफिले को धमाके से उड़ा दिया जाता है, कभी पाकिस्तान सेना की गाड़ियों को आग के गोले में तब्दील कर दिया जाता है। आजादी की मांग कर रहे बलोच विद्रोही अब आर पार की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से आजादी छीन कर लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अब भी अपने झूठे वायदों और झूठे आरोपों के जरिए बलोच अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। इमरान खान गए तो थे बलूचिस्तान के ग्वादर में अपने आका चीन की मदद से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने, लेकिन बलूचिस्तान की जमीन पर पैर रखते ही इमरान खान के सुर बदल गए। इमरान खान अपने बलोच प्रेम का इजहार करने लगे। इमरान खान भारत का नाम लेकर बलोच जनता को गुमराह करने लगे। इमरान खान बलोच नेताओं, खासकर विद्रोहियों से संवाद का राग अलापने लगे। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान की हुकूमत को अचानक उन बलोच विद्रोहियों से संवाद का ऐलान क्यों करना पड़ा जो उसकी सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं। दरअसल इसके पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह है भारत का खौफ। पाकिस्तान की सरकार को इस बात का डर है कि बलूचिस्तान में क्रांति का फायदा उठाकर भारत वहां के लोगों को अपने पक्ष में न कर ले। दूसरी वजह है चीन। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक बलोच विद्रोहियों की वजह से अधर में लटकी है। लिहाजा चीन ने पाकिस्तान की सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि वो किसी तरह बलूचिस्तान में विद्रोह की आग को शांत करे। और तीसरी वजह है सरकार पर मंडराता संकट। इमरान को इस बात का भी डर है कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के आक्रामक तेवरों से उनकी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। सीपीएसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के शिनजियांग प्रांत को बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें उसने करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और चीन इस परियोजना के जरिए अरब सागर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल उसकी ये परियोजना अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी का उसे यहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रही है और चीन की मौजूदगी का विरोध कर रही है।
ग्वादर शहर में इमरान खान ने शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक के तहत कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत तो की, लेकिन इस दौरान उनके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इमरान खान को चीन की चेतावनी याद आ रही थी। इमरान खान को 180 दिनों का वो अल्टीमेटम याद आ रहा था जिसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया तो वो नीलाम हो जाएगा। दरअसल चीन ने सीपेक के तहत पाकिस्तान में करीब 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ग्वादर में तो चीन नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी भी कर रहा है ताकि उसके जंगी जहाज पूरे फारस की खाड़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। लेकिन बलोच विद्रोही लगातार चीन की परियोजनाओं और पाकिस्तान के सैनिकों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। इन हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे गए। पाकिस्तान सेना के मेजर जनरल अयमान बिलाल के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को बलोच विद्रोह को दबाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। अगर 6 महीने में पाकिस्तान बलोच विद्रोह को दबा नहीं सका तो चीन अपने हाथ खींच लेगा, क्योंकि चीन को बलूचिस्तान में जारी बवाल से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जैसे ही ग्वादर पहुंचे, उन्होंने बलोच विद्रोहियों को बातचीत के लिए निमंत्रण दे दिया। इमरान खान ने बलोच विद्रोहियों से संवाद की बात कर दी। पाकिस्तान संघर्ष या जबरन बलूच विद्रोह को खत्म नहीं कर सकता। बलूच विद्रोह आज का विद्रोह नहीं है, ये 1950 से चल रहा है। इसलिए जबरन या फौज का इस्तेमाल करके बलूचियों को हराया नहीं जा सकता या दबाया नहीं जा सकता। हाँ, संवाद एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बलूचियों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बलूचियों की जो मांगे हैं वो काफी जेन्युइन हैं। अब इमरान खान के लिए मुश्किल का सबब यह है कि बलोच विद्रोहियों को पाकिस्तान सरकार की छल नीति का अच्छी तरह पता है। बलोच विद्रोही अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार संवाद के साथ संघर्ष को भी बढ़ावा दे रही है। संवाद तो महज बहाना है। इमरान खान का असली मकसद विद्रोहियों को निशाना बनाना है। खुद इमरान खान ने भी अपने भाषण से जाहिर कर दिया कि वो चीन को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे, जबकि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चीन की एंट्री के बाद से ही धधकना शुरू हुई। चाइनीज एम्बेसडर में खास तौर पे मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल स्पीच एंड ऑल्सो all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects. सबसे बड़ी बात तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर का बन रहा है, ये सारी चीजें अब आगे कनेक्ट करने जा रही हैं ग्वादर को, जो कि पहले इनिशियली जो करनी चाहिए थी लेकिन वो बड़ी स्लो गई हैं। चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। वो बहुत हद तक अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम ऐसा नहीं चाहती। वो अपनी आजादी की कीमत पर विकास का कभी ना पूरा होने वाला सपना नहीं देखना चाहती। बलोच विद्रोही अपने प्राकृतिक संसाधनों का सौदा नहीं करना चाहते। उन्हें बखूबी पता है कि पाकिस्तान की मजबूरी क्या है और चीन की नीयत क्या है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन ने डेप्सांग में अपनी सेना को पीछे हटाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, लाल सेना इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहती। जानकारों का मानना है कि डेप्सांग में जारी विवाद को सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेप्सांग का रणनीतिक महत्व है। LAC पर हाल के दिनों में संघर्ष तो नहीं हुआ। चीन और भारत की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के बाद कोई झड़प तो नहीं हुई, लेकिन चीन और हिंद की सेना के बीच तनाव अब भी बरकरार है।
शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि उसकी चालबाजियों के मद्देनजर भारत ने आक्रामक तेवर अपनाया हुआ है। अब भी भारत ने पूर्वी लद्दाख से लगते इलाकों में अपने 50,000 सैनिकों को तैनात किया हुआ है। हालांकि भारत संवाद के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरह पैंगोंग इलाके से चीन की सेना पीछे हटी थी, भारत की कोशिश है कि उसी तरह बातचीत के जरिए लाल सेना डेप्सांग से भी अपने कदम पीछे खींच ले। लद्दाख में चीन के सैनिक भारतीय कब्जे वाले डेप्सांग में तैनात हैं और यहां से चीन अपनी फौज वापस ले जाने के लिए भारत से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में भी चीन ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही क्षेत्रीय सैन्य कमांडर स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत के आसार हैं। डेप्सांग में चीन सेना के करीब 2 डिवीजन के जवान तैनात हैं। पिछले साल मार्च महीने तक भारतीय सेना डेप्सांग तक गश्त कर रही थी, लेकिन अप्रैल 2021 से भारतीय सेना एक सीमित इलाके में ही गश्त कर पा रही है। आपको बता दें कि डेप्सांग में सबसे पहले 2002 में चीन के सैनिक आए थे, लेकिन भारत की आक्रामकता के बाद वो लौट गए। 2013 में फिर चीन के सैनिक डेप्सांग में आए। उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और 25 दिनों तक गतिरोध बना रहा। इसके बाद चीन के सैनिक लौट गए। लिहाजा भारत चीन के साथ सैन्य वार्ता के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहता है। भारत चाहता है कि चीन डेप्सांग में विवाद को तूल ना दे, लेकिन हमेशा की तरह पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहां साजिशें रच रही है। पीएलए इस इलाके पर अपना दावा ठोक रही है। डेप्सांग प्लेन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ 18,000 फीट ऊंचा काराकोरम पास है और दूसरी तरफ चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ अक्साई चिन है, जिसके थ्रू G219 हाईवे, चीन का जो बहुत प्रमुख हाईवे है, जो तिब्बत को शिनजियांग प्रोविंस से जोड़ता है, वो जाता है। इसीलिए चीन डेप्सांग प्लेन के लिए काफ़ी सेंसिटिव है और वो इसके ऊपर अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहता है। भारत और चीन के लिए डेप्सांग सामरिक दृष्टि से बेहद अहम इलाका है। पूरे लद्दाख में बॉर्डर के करीब यही इकलौता ऐसा इलाका है जो समतल है। डेप्सांग से दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी महज 28 से 30 किलोमीटर दूर है। 255 किलोमीटर लंबी दरबुक श्योक दौलत बेग रोड यहीं से गुजरती है। डेप्सांग से इन दोनों पर सीधी नजर रखी जा सकती है। डेप्सांग में भारतीय सुरक्षा बल की 5 पेट्रोलिंग चौकियां हैं। इन 5 चौकियों तक गश्त करके भारतीय सुरक्षा बल दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड, दरबुक श्योक दौलत बेग रोड की हिफाजत कर सकते हैं। यही नहीं, चीन के हाईवे पर भी निगरानी रख सकते हैं। दरअसल यहां से थोड़ी ही दूर पर चीन का G219 हाईवे गुजरता है। ये हाईवे तिब्बत को शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। डेप्सांग प्लेन जो 972 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, वो 16,400 स्क्वायर फीट ऊपर है और आज ये दोनों भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट, एक झगड़े का मुद्दा बना हुआ है। दोनों ही इसको नहीं छोड़ना चाहते। इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक तरफ ये साइचिंग ग्लेशियर है, दूसरी तरफ अक्साई चिन है। तो इस ऊंचाई पर इतना बड़ा प्लेन, जहां पर कि टैंक भी आपस में लड़ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि डेप्सांग से चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर करना एक पेचीदा मामला है। बहुत मुमकिन है कि इस मामले को सुलझाने में वक्त भी लग जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन LAC को लांघने की कोई भी कोशिश करता है तो इससे दोनों देशों के संबंध खराब होंगे, व्यापार पर असर पड़ेगा और बहुत मुमकिन है कि हिंदुस्तान को ठोस कदम भी उठाने पड़े। डेप्सांग प्लेन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत चीन के जो बिल्डअप है उस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं और इसके लिए एक सही नंबर के ट्रुप्स, एडुकेट नंबर जिसको बोलते हैं, उतने ट्रुप्स वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार के खतरे का सामना किया जा सके। इसमें दो राय नहीं कि चीन भारत की आक्रामक रणनीति से बौखलाया हुआ है। वो भारत को एक चुनौती के तौर पर देख रहा है।
तो शायद यही वजह है कि चीन का पूरा ध्यान भारत से लगती सीमा पर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से लगती सीमा की देखरेख करने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर शू क्यूलिंग को जनरल रैंक में प्रमोट किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच चीन ने यह कदम उठाया है और उसका ये कदम इस बात का प्रमाण है कि भारत की शक्ति से ड्रैगन डरा हुआ है। मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किम जोंग उन को एक मिसाइल से ही डर लगने लगा है। किम को दक्षिण कोरिया के आसमान में उड़ती मिसाइल का शोर डराने लगा है। किम के डर की वजह यह है कि कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली एक घातक मिसाइल है जो किम के डर की वजह है। एक मिसाइल से डर गए किम। मिसाइल मैन की उड़ गई नींद। सफेद घोड़े पर सवार होकर जंग की ज्वाला भड़काने में माहिर हैं किम जोंग उन। अपनी परमाणु मिसाइलों के दम पर पूरी दुनिया को दहशत में डालने का कोई मौका नहीं गंवाते किम जोंग उन। अमेरिका को भी बातचीत के लिए किम जोंग उन ने मजबूर कर दिया था, लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन फिलहाल आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। आसमान में उड़ान भरती मिसाइल का शोर उनके रोंगटे खड़े कर रहा है और ये मिसाइल किसी और ने नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दागी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने पूरी तैयारी कर ली है। दक्षिण कोरिया ने पिछले हफ्ते पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो SLBM बनाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के डर की एक और वजह यह है कि इस दक्षिण कोरियाई मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। ये पता नहीं चल पाया है कि इस घातक मिसाइल को कहां से छोड़ा गया और ये कहां जाकर गिरी। सिर्फ इतना पता चल सका है कि ये यूनमो 2B मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। दक्षिण कोरिया ने एक पनडुब्बी लॉन्च सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अगर सक्सेसफुली ट्रायल कर ली है, उसे डेवलप कर लेगा तो ये अपने आप में कोई अच्छाई में आ जाएगी बात। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के लिए ये अच्छाई होगी। हो सकता है उत्तर कोरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ये एक मिसाइल अगर बना भी ली, अब उत्तर कोरिया आपके साथ होड़ में आ जाएगा और अब आप दोनों मिलकर इस होड़ को एक मानवता के खिलाफ जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स एटॉमिक बॉम्ब्स को मानते हैं, अब आप उसके लेवल पर आ जाएंगे। हालांकि दक्षिण कोरिया के अलावा उत्तर कोरिया दुनिया का 7वां ऐसा देश है जिसके पास SLBM बनाने की क्षमता है। उत्तर कोरिया के पास भी पनडुब्बी से मिसाइल दागने की ताकत है। खास बात यह कि अभी तक जितने भी देशों ने ये मिसाइल बनाई है उनके पास परमाणु हथियार है। उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद किम जोंग उन सावधान हो गए हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और जापान का समर्थन हासिल है। दक्षिण कोरिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दक्षिण कोरिया बड़ी तेजी से अपनी आत्मरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार जमा कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की जिस मिसाइल ने किम की नींद उड़ा दी है, उसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर बताई जा रही है। मिसाइल को अभी पानी में डूबे एक प्लेटफॉर्म से छोड़ा गया था, लेकिन दक्षिण कोरियाई मीडिया का कहना है कि बहुत जल्द इस मिसाइल को दोसान अहान चांग हो क्लास की सबमरीन से दागा जाएगा। इस महीने सबमरीन में लॉन्चिंग सिस्टम को जोड़कर उसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उत्तर कोरिया एक बार फिर अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। एक बार फिर किम जोंग उन पर जंग का बुखार चढ़ जाए। एक बार फिर किम जोंग उन
दक्षिण कोरिया के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। और अब बात दाऊद इब्राहिम की। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स रैकेट को बड़ी चोट पहुंची है। दाऊद के सबसे खास सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान ही वो शख्स है जिसके दम पर डोंगरी में चोरी छिपे दाऊद की बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है जो चिंकू पठान परवीन नसरुल्लाह खान है। उसके साथ में ये काम करता था, काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। पाकिस्तान में छिपा दाऊद इब्राहिम टेंशन में आ गया होगा। वजह यह कि मुंबई में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री के सबसे बड़े मास्टरमाइंड सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान ही वो शख्स है जिसके दम पर डोंगरी में चोरी छिपे दाऊद की बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। एनसीबी की टीम ये जानकर हैरान रह गई कि दाऊद के गुर्गे सोनू पठान ने लेडी ड्रग पेडलर्स की टीम बना रखी थी और वो टीम सोनू की सबसे करीबी ड्रग सप्लायर इकरा कुरैशी के इशारे पर काम करती थी। सफेद शर्ट पहने इस शख्स को देखिए, ये वही शख्स है जिस पर इल्जाम है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े दाऊद इब्राहिम के लिए ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। नारकोटिक्स ब्यूरो की गिरफ्त में सफेद शर्ट वाला ये शख्स सोनू पठान है। एनसीबी की टीम का दावा है कि सोनू पठान मुंबई के डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री का सबसे बड़ा सूत्रधार है। एनसीबी के मुताबिक डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। वहां से हर रोज करोड़ों की ड्रग्स मुंबई से गोवा तक सप्लाई होती थी। चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग्स तैयार करने वाली चीजें सोनू पठान सप्लाई करता था। सोनू पठान हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है जो चिंकू पठान परवीन नसरुल्लाह खान है, उसके साथ में ये काम करता था। उसका एक काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। उसके अलावा भी वो क्राइम नंबर हमारा 37 है जहाँ पर जो महिला है इकरा कुरैशी, उसका भी ये मास्टरमाइंड था, उसको ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला का बेहद करीबी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी है। इसलिए चिंकू पठान ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, केमिकल सहित तमाम जरूरी चीजों को मुहैया कराने का काम सोनू पठान को दिया था। आपको बता दें कि सोनू पठान और दाऊद के बीच ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने कुछ दिनों पहले डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। उसके बाद चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला से पूछताछ की थी। दोनों ने बताया था कि दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री सोनू पठान ही चलाता है। एनसीबी ने उसे समन भेजा लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद एनसीबी की टीम को जानकारी मिली कि सोनू पठान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुंबई के पायधुनी इलाके में आया है। एनसीबी ने छापा मारा तो उसने खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी को कई महीनों से मोस्ट वांटेड सोनू पठान की तलाश थी क्योंकि अंडरवर्ल्ड के साथ ड्रग्स कनेक्शन के अलावा डोंगरी की लेडी डॉन इकरा कुरैशी के मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई थी। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान इकरा कुरैशी का गुरु है और उसी ने इकरा को ड्रग्स तस्करी रैकेट में शामिल किया था। सोनू पठान के कहने पर ही इकरा ने 10 से 12 महिलाओं की एक टोली बनाई थी जो मुंबई के बार और पब में ड्रग्स सप्लाई करती थी। इकरा कुरैशी को दाऊद की फैक्ट्री से ही तस्करी के लिए ड्रग्स मिलती थी। उसे एनसीबी ने कुछ महीने पहले ही डोंगरी से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल जेल में है। जो आरिफ भुजवाला इस केस में जिसे इंटरसेप्ट और अरेस्ट किया गया है, उसके साथ भी उसके कुछ रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशंस थे ड्रग ट्रेड में। उसके अलावा चिंकू पठान कुछ विदेशी नागरिक भी है जिनसे ये ड्रग्स लिया करता था,
जिसकी जानकारी और ले रहे हैं और फॉलोअप ऑपरेशंस भी हो रहे हैं उसमें। सोनू पठान की निगरानी में ही हर दिन दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से करोड़ों की ड्रग्स मुंबई सहित देश और विदेश के कई हिस्सों में सप्लाई होती थी। सोनू पठान के ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई विदेशी ड्रग पेडलर भी उसके लिए काम करते थे। एनसीबी का दावा है कि सोनू पठान ड्रग्स तस्करी का बड़ा रैकेट चलाता है। साउथ मुंबई से लेकर मुंबई के कई बीच के आसपास उसका ड्रग्स नेटवर्क है। विदेशों में भी सोनू पठान का ड्रग्स तस्करी नेटवर्क है। दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में सप्लाई और तस्करी का काम सोनू पठान देखता था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सोनू पठान दाऊद और अनीस इब्राहिम के संपर्क में रहता था। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स तस्करी को लेकर सोनू पठान के खिलाफ कुल 3 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस में उसके खिलाफ 10 गंभीर केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने उसे तड़ीपार किया हुआ है। फिलहाल एनसीबी सोनू पठान से दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री के राज जानने की कोशिश कर रही है। Come around.